आज केमिस्ट्री से एनसीईआरटी शुरू करते हैं। एनसीईआरटी का ये टॉप ट्रेंडिंग जीके का नोट्स है। स्टार्ट करते हैं। टोटल क्लास 10 से शुरू करते हैं। क्लास 10 का केमिस्ट्री में टोटल 5 चैप्टर है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं तो उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं तो क्या कहते हैं? उसे नया पदार्थ बन गया, मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। इस दौरान पदार्थों के गुणों में अस्थायी परिवर्तन होता है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बनाए और उसमें अस्थायी परिवर्तन हुआ तो क्या हुआ? रासायनिक अभिक्रिया हुआ। इससे अभिकारक और उत्पाद दोनों के भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। दोनों के, यानी कि जो हमारा रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट को अभिकारक कहते हैं और प्रोडक्ट को उत्पाद कहते हैं। तो जो अभिकारक का भौतिक और रासायनिक गुण होगा और जो जो उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट का जो भौतिक और रासायनिक गुण होगा, यानी कि फिजिकल और केमिकल दोनों गुण होगा, वो अलग अलग होगा। दोनों का अलग अलग होगा। रिएक्टेंट का अलग होगा और प्रोडक्ट का अलग होगा। अभिकारक का अलग होगा, उत्पाद का अलग होगा। उदाहरण, भोजन का पाचन जब होता है तो भोजन के अणु छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। भोजन के पाचन में के दौरान भोजन के अणु छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। लोहे पर जंग लगना, लोहे ऑक्सीजन, ये क्या है? ये हमारा नए उत्पाद का जन्म हुआ। और नए उत्पाद का जन्म हुआ तो क्या हुआ? तो ये केमिकल चेंज हुआ। केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन हुआ। भोजन का पाचन, लोहे पर जंग लगना। लोहा ऑक्सीजन के साथ मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाता है। लोहा ऑक्सीजन के साथ मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाता है। यही क्वेश्चन कितना बार पूछा है कि लोहा जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड ये पता रहेगा तभी ना हम लोग मारेंगे। लोहा ऑक्सीजन के साथ मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाता है। दही का बनना, यह भी एक क्या है? केमिकल चेंज का ही उदाहरण है। दूध में मौजूदा शर्करा लैक्टोज बैक्टीरिया की मदद से, यानी कि दूध में मौजूद जो शर्करा, दूध में कौन सा रहता है? बैक्टीरिया। तो लैक्टोज बैक्टीरिया की मदद से लैक्टिक एसिड बदल जाता है। कौन सा एसिड में? लैक्टिक एसिड बदल जाती है। ये क्या है? ये केमिकल चेंज का प्रोसेस। कौन कौन हुआ? भोजन का पाचन, लोहे पर जंग लगना और दही का बनना। ये क्या है? कौन सा प्रोसेस है? तो केमिकल चेंज है। अब आइए आगे, रासायनिक अभिक्रिया की पाचन। रासायनिक अभिक्रिया का पाचन, पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन। पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन यानी कि कैसे पहचानेंगे कि कोई भी जो भी क्रिया हुआ है वो एक केमिकल चेंज है या एक फिजिकल चेंज है? यानी कि भौतिक परिवर्तन है या फिर रासायनिक परिवर्तन, कैसे पहचानेंगे? तो कुछ कुछ है जो दिए गए हैं उसको पढ़ते हैं। पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन, पदार्थ का स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे स्थिति कहने का सेंस है हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये तीनों एक दूसरे में परस्पर जब बदल जाते हैं तो हम लोग क्या कहेंगे कि पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन। स्थात में जब ये होगा, जब पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन होगा तो क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया की पहचान होता है। जैसे ठोस से द्रव में, या ठोस से गैस में, ठोस से द्रव में, ठोस से गैस में बदलना, यानी कि भौतिक स्थिति में बदला, यानी कि केमिकल चेंज हुआ। आगे देखते हैं, रंग में परिवर्तन। जैसे ही रंग में परिवर्तन हुआ तो कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। जैसे कि लोहे पर जंग लगने पर रंग भूरा हो जाता है। लोहे पर जब जंग लगता है तो भूरा हो जाता है। गर्मी का विकास, यानी कि गर्मी का विकास या अवशोषण, यानी कि उत्पन्न, जब गर्मी उत्पन्न हो या फिर गर्मी अवशोषण करे, उसको ऑब्जर्व करे या फिर रिलीज करे। कोई आगे पढ़ते हैं, कई रासायनिक अभिक्रिया में गर्मी निकलती है। बहुत सारे ऐसे केमिकल चेंज होते हैं जिसमें कि क्या होता है कि जो हीट जो है वो जब निकलता है तो उसको छेपी कहते हैं। उष्मा छेपी। और जैसे ही उष्मा को ऑब्जर्व करता है तो उष्मा शोषी। उष्मा लिया तो शोषी, उष्मा लिया तो शोषी, और उष्मा दिया तो छेपी। उष्मा दिया तो छेपी, उष्मा छेपी, और उष्मा लिया तो उष्मा शोषी। गैस का विकास, जैसे सोडा खोलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। जैसे ही हम लोग सोडा खोलते हैं ना, गैस का विकास, यानी कि सोडा जैसे खोलते हैं तो गैस का क्या होता है? निकलता है। कौन सा गैस निकलता है सोडा खोलने पर? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है सोडा खोलने पर। प्रकाश का विकास, जैसे मैग्नीशियम रिबन जलने पर चमकदार प्रकाश निकलता है। मैग्नीशियम जो रिबन जलता है तो चमकदार प्रकाश निकलता है। चमकदार प्रकाश निकलता है। चलिए अब आगे, ये देखिए इसमें क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को ग्लास में इकट्ठा करना, यानी कि
ये देखिए, ये जो हमारा क्या हो रहा है कि आग के मदद से क्या कर रहे हैं हम लोग कि मैग्नीशियम रिबन को क्या कर रहे हैं हम लोग, वायु के मौजूदगी में उसको जला रहे हैं। जब जैसे ही उसको दहन किए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। आगे, अभिकारक और उत्पाद, यानी कि अभिकारक कहने का मतलब रिएक्टेंट और उत्पाद कहने का मतलब कि प्रोडक्ट। जो दो या दो से अधिक यौगिक का जब अभिक्रिया होता है तो उससे नया प्रोडक्ट बनता है। नया कुछ जो भी चीज़ बनता है उसको उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। अभिकारक वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रारंभ में उपस्थित होते हैं, यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रारंभ में जो होते हैं, प्रारंभ में उसको अभिकारक कहते हैं, और जो अंत में होते हैं, जो बाद में जो दोनों को मिलने से जो बनता है उसको उत्पाद कहते हैं। आइए पढ़ते हैं। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रारंभ में उपस्थित होते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। रासायनिक समीकरण में बाएं बाएं ओर लिखे गए पदार्थ अभिकारक होते हैं, यानी कि रासायनिक समीकरण में जो बाएं ओर लिखा होता है उसको अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद रासायनिक अभिक्रिया के अंत में बने गए नए पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। नए पदार्थ बने गए अंत में या फिर नए पदार्थ अंत में या फिर नए पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, तो लोहे पर जंग लगेगा तो इसमें कौन सा अभिकारक होगा और कौन सा उत्पाद होगा? तो अभिकारक लोहा और ऑक्सीजन मिला, यानी कि दोनों मिला यानी प्रारंभ में क्या है? लोहा और ऑक्सीजन है, तो प्रारंभ में अभिकारक होगा। और अंत में क्या निकला? नया उत्पाद क्या बना दोनों को मिलने से, लोहा और ऑक्सीजन के मिलने से? तो हम लोग को होगा आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड तो क्या बन गया? आयरन ऑक्साइड एक उत्पाद हो गया। आइए आगे देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए एक समीकरण का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए एक समीकरण का प्रयोग किया जाता है जिसमें अभिकारक बाएं ओर और उत्पाद, अभिकारक बाएं ओर और उत्पाद दाएं ओर की ओर लिखे जाते हैं। उदाहरण, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर जल बनते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनता है? तो जल बनता है। तो इस रिएक्शन में हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक हो गया, और जो जल ये दोनों के मिलने से जो अंत में या फिर नए प्रोडक्ट का निर्माण हुआ है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? उत्पाद कहते हैं। देखिए इसको बैलेंस्ड इक्वेशन भी है हमारा, 2H2 प्लस O2 और 2H2O, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलने से जल का निर्माण हुआ है, H2O। आइए हम समीकरण देखते हैं। संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो पदार्थों के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर, यानी कि संतुलित समीकरण, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो पदार्थ के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर नए पदार्थ बनाते हैं। इस प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण से दर्शाया जाता है। यानी कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो पदार्थों का जो परमाणु होता है वो पुनर्व्यवस्थित होकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ बनाते हैं। इस प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण से दर्शाया जाता है। इस प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण से दर्शाया जाता है। इस संतुलित रासायनिक समीकरण वह होता है, यानी कि कोई भी समीकरण संतुलित नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि असंतुलित भी होते हैं, उसको हम लोग को संतुलित किया जाता है बाय हीट एंड ट्रायल मेथड से। तो आइए हम लोग देखते हैं एक संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो एक संतुलित समीकरण वह होता है जिसमें अभिकारकों प्रारंभिक पदार्थ यानी कि अभिकारक और उत्पाद यानी कि बने हुए नए पदार्थ में प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। यानी कि संतुलित समीकरण उसको कहते हैं जब शुरू में क्या होता है? अभिकारक, तो अभिकारक और अंत में उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर हो, यानी कि अभिकारक और उत्पाद यानी कि अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या जब बराबर हो जाती है तो उस तरह के समीकरण को हम लोग संतुलित समीकरण कहते हैं। आइए पढ़ते हैं संतुलित समीकरण का उदाहरण। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल बनने की अभिक्रिया का संतुलित समीकरण है 2H2 प्लस O2 2H2O। इस समीकरण में H2 हाइड्रोजन अणु, ऑक्सीजन अणु और जल अणु। अभिकारक, इस इक्वेशन को देखिए कि जिसमें परमाणुओं की संख्या अभिकारक में यानी और परमाणुओं की संख्या उत्पाद में दोनों बराबर है, तो इसको इस तरह के इक्वेशन को क्या कहेंगे हम लोग? तो इस तरह के इक्वेशन को हम लोग संतुलित इक्वेशन कहेंगे, संतुलित समीकरण कहेंगे। आइए आगे देखते हैं। अभिकारक में 4 हाइड्रोजन परमाणु यानी कि जो ऊपर इक्वेशन देखें, यानी कि देखिए ऊपर जो इक्वेशन देखी है 2H2 यानी कि 2H2 प्लस O2 और 2H2O का निर्माण करता है। तो उसी में देखिए हमारा अभिकारक में क्या है? 4 हाइड्रोजन, देखिए 4 2 गुना 4 यानी कि हाइड्रोजन 4 परमाणु और ऑक्सीजन 2 परमाणु हैं। और उत्पाद में अभिकारक में ये हो गया, और उत्पाद में 4 हाइड्रोजन
परमाणु और 2 ऑक्सीजन परमाणु, इसलिए यह जो समीकरण है वह संतुलित समीकरण है। गैसों की पहचान, हाइड्रोजन गैस और कैसे पहचानेंगे कि इस ये जो मतलब कि गैसों की कैसे पहचानें कि कौन सा गैस है, मतलब किस तरह का गैस निकल रहा है किसी भी समीकरण से, तो पहचानने के तरीका, हाइड्रोजन गैस कैसे पहचानेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे पहचानेंगे, या फिर ऑक्सीजन गैस कैसे पहचानेंगे। हाइड्रोजन गैस जलने पर पॉप ध्वनि का साउंड पॉप साउंड देता है, पॉप साउंड देता है। हाइड्रोजन गैस जलने पर पॉप साउंड देता है, हाइड्रोजन गैस जलने पर पॉप साउंड देता है। पॉप साउंड कौन देता है, हाइड्रोजन पॉप साउंड, हाइड्रोजन पॉप साउंड, हाइड्रोजन पॉप साउंड, हाइड्रोजन पॉप साउंड देता है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया बनाती है, चूने के पानी को दूधिया बना देती है। ऑक्सीजन गैस दहकती तिल्ली को पुनः प्रज्वलित करती है, दहकती तिल्ली को पुनः प्रज्वलित करती है। ऑक्सीजन यानी कि किसी ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, कोई आग लगता है, प्रज्वलित होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया बनाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, एकदम पूछा हुआ क्वेश्चन है, एनटीपीसी, बिहार एसएससी, या फिर बहुत सारे ऐसे एग्जाम में जो कि कम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें कि पूछा हुआ है, जैसे कि सेंट्रल लेवल का एसएससी, इसमें पूछा हुआ है कि हाइड्रोजन यानी कि जलने की कोई भी चीज़ जब जलता है तो जब भी पॉप ध्वनि निकलता है तो क्या समझेंगे उससे, जब जैसे पॉप ध्वनि निकला तब समझेंगे कि ये हाइड्रोजन गैस है, पक्का ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। और जब चूने के पानी में को दूधिया बना दिया, यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया। चूने के पानी को जब दूधिया बना दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया। और जब दहकती तिल्ली को पुनः यानी कि और जो उसको प्रज्वलित करती है तो उसको ऑक्सीजन गैस हो गया। आइए आगे पढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि हीट एंड ट्रायल विधि है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि हीट एंड ट्रायल विधि है। समीकरण लिखना सबसे पहले ये क्या है, हिट एंड ट्रायल विधि। समीकरण लिखना, तत्वों की पहचान, परमाणुओं की संख्या गिनना, गुणांक लगाना, सभी तत्वों के लिए दोहराएं। देखिए, समीकरण लिखना, सबसे पहले रासायनिक समीकरण को लिखें। तत्वों की पहचान यानी कि समीकरण की उपस्थिति सभी तत्वों की पहचान करें, परमाणु की संख्या गिनना, प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या के अभिकारकों और उत्पादकों को दोनों ओर गिने और गुणांक लगाकर परमाणुओं की संख्या को बराबर करें। गुणांक लगाकर परमाणुओं की संख्या को बराबर करें। ध्यान रहे कि गुणांक केवल पूरे सूत्र के सामने लगाया जाता है, अलग अलग परमाणुओं के सामने नहीं। और सभी तत्वों के लिए दोहराएं, यानी कि सभी तत्वों के लिए वह प्रक्रिया दोहराएं जब तक कि दोनों ओर सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर न हो जाए। यानी कि चलिए देखिए, जो भी 5 बात बोलेगी उसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो समीकरण है, यानी कि इसमें क्या किया गया है कि लोहा यानी कि फेरस यानी कि Fe और जल, जब भी हमको लोहा जल के साथ अभिक्रिया करता है तो Fe3O4 और हाइड्रोजन का निर्माण करता है। इसमें क्या होगा, तत्वों की पहचान की है, कौन कौन तत्व, इसमें कौन कौन तत्व है, तो Fe, H और O, लोहा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। परमाणुओं की संख्या गिनना, यानी कैसे गिनेंगे, Fe अभिकारक में 1 है और उत्पाद में 3 है। हाइड्रोजन 2 है, तो इसमें 2 है। इसमें ऐसे करते देख लेंगे। और देखिए, संतुलित समीकरण, इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, ये तो हमारा देखिए कि अभिकारक में लोहा 1 हो गया, उसमें उत्पाद में 3 हो गया। जब ये हम क्या बोले थे कि अगर संतुलित समीकरण उस तरह का समीकरण होता है जब कभी अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, तो उस तरह के समीकरण को क्या कहते हैं, संतुलित समीकरण कहते हैं। जो संतुलित समीकरण का असंतुलित समीकरण को संतुलित समीकरण में बदलने के लिए सबसे अच्छा मेथड हीट एंड ट्रायल मेथड। तो यहाँ देखिए, अभिकारक 1 है लोहा और यहाँ 3 है, तो इसको ठीक करने के लिए देखिए इस इक्वेशन में यहाँ अभिकारक में 1 है और उत्पाद में लोहा 3 है। तो इसको करने के लिए देखिए ट्रायल मेथड, यहाँ देखिए जो 4th नंबर में समीकरण है तो उसमें लोहा 3 हो गया और इधर उत्पाद में देखिए लोहा 3 हो गया। यानी कि जो भी तत्व हैं, जो उत्पाद में परमाणुओं की संख्या है, वही उस तत्वों की उत्पाद में भी अभिकारक में जो परमाणु की संख्या वह उतना ही अभी उत्पाद में भी परमाणुओं की संख्या है। संतुलित रासायनिक समीकरण अन्य तथ्य, द्रव्यमान संरक्षण के नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो निर्माण होता है न विनाश। यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि द्रव्यमान न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश किया जाता है। यह नियम सुनिश्चित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षित रहता है, द्रव्यमान
द्रव्यमान न तो निर्माण होता है न विनाश होता है, यह द्रव्यमान संरक्षित रहता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में। अब देखिए, अभिकारकों और उत्पादकों के बीच सटीक मात्रात्मक संबंध होता है, सटीक मात्रात्मक संबंध होता है। रासायनिक अभिक्रिया के समझ के लिए संतुलित समीकरण हमें रासायनिक अभिक्रिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। अब देखिए, ली 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 चैलेटियर प्रिंसिपल, ली सातेलियर का सिद्धांत, ले सातेलियर का सिद्धांत, यह सिद्धांत बताता है कि यदि किसी संतुलित अभिक्रिया में बदलाव किया जाए तो वो अभिक्रिया उस बदलाव का विरोध करती है। यानी कि अगर कोई भी ऐसा इस रासायनिक अभिक्रिया है जो कि संतुलित है, और तो क्या होता है कि वो संतुलित अभिक्रिया अपने को संतुलित बनाए रखती है, यानी कि असंतुलित करने का प्रयास करेंगे तो वो अपने आप को वो विरोध करेगी कि उसको वह कोई भी संतुलित में ही रहना मतलब पसंद करता है। यही बात कौन कहा था? ले सातेलियर का सिद्धांत ने कहा था। ले सातेलियर का सिद्धांत कहा था। ले सातेलियर का सिद्धांत ने कहा था। ले सातेलियर का सिद्धांत ने कहा था कि क्या कहा था कि संतुलित अभिक्रिया का बदलाव अभिक्रिया का उस बदलाव का विरोध करती है। आइए हम लोग आगे देखते हैं, एवोगैड्रो के नियम को देखते हैं। आइए एवोगैड्रो के नियम को देखते हैं। एवोगैड्रो के नियम को देखते हैं। समान ताप और दाब पर समान आयतन में सभी गैसों की अणुओं की संख्या समान होती है। यानी कि समान तापमान, दाब पर समान आयतन में सभी गैसों की अणुओं की संख्या समान होती है। यानी कि सभी गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, समान ताप और समान दाब और समान आयतन में। अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में सबसे पहले, यानी कि बहुत सारे ऐसे टाइप्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के, बहुत से ऐसे टाइप्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं। अब देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थ जब मिलकर दो या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि संयोजन अभिक्रिया को ही हम लोग इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया में क्या कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ जब मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? जैसे कि एग्जाम्पल, कोयले का दहन यानी कि कोयला, यानी कि कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ जब नया पदार्थ बनाता है तो उसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जल का निर्माण, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाती है? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको संयोजन रिएक्शन कहते हैं। विशेष तथ्य, यह अभिक्रिया और आमतौर पर यानी कि ये अभिक्रिया आमतौर पर उष्माक्षेपी होता है। उष्माक्षेपी क्या बोलते हैं? उष्माशोषी में क्या होता है कि हीट को ऑब्जर्व किया जाता है, उष्माशोषी। और उष्माक्षेपी में क्या होता है? हीट रिलीज करता है। यानी कि जब भी हमारा संयोजन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है तब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बनाता है, और नया पदार्थ बनाने के साथ साथ उष्माक्षेपी भी होता है, यानी कि हीट भी निकालता है, ऊर्जा भी निकालता है, यानी कि उष्मा उत्पन्न करता है हमारा। संश्लेषण अभिक्रिया भी कहा जाता है इसको। संश्लेषण अभिक्रिया भी संयोजन अभिक्रिया, संश्लेषण अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन अभिक्रिया, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बनाता है और उसके साथ साथ ऊर्जा का भी निकालता है, यानी कि उसको क्या कहते हैं हम लोग? ये संश्लेषण अभिक्रिया या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन रिएक्शन भी कहते हैं। उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, उष्माक्षेपी यानी कि जिन अभिक्रियाओं को उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का उत्सर्जन होता है, उष्माक्षेपी और रासायनिक अभिक्रिया का तो ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस यानी कि मीथेन, CH4 और ऑक्सीजन के साथ जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और प्लस उष्मा देता है। ये क्या है? उष्मा दिया, यानी कि क्या है? प्राकृतिक गैस का दहन जो ऊर्जा कम देता है। श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन एक बहुत बार पूछा हुआ कि उस श्वसन जब हम लोग लेते हैं तो वो क्या है? उष्माशोषी है या उष्माक्षेपी है? तो हम लोग को पता है कि श्वसन एक उष्माक्षेपी है, क्योंकि उस श्वसन लेते हैं तो ऊर्जा निकलता है, ऊर्जा
अंदर नहीं जाता बल्कि ऊर्जा बॉडी से हम लोग को निकलता है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि ऊष्मा निकलता है। श्वसन एक क्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि ऊष्मा निकलता है। देखिए श्वसन में क्या होता है कि C6H12O6 ग्लूकोज टूटता है, ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करता है C6H12O6 जब 6O2 के साथ करता है 6CO2 प्लस 6H2O 6CO2 प्लस 6H2O और प्लस ऊष्मा। देखिए यहाँ भी ऊष्मा निकला, तो ऊष्मा निकला तो क्या हुआ, तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। शाक सब्जियाँ वनस्पति द्रव का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। कंपोस्ट यानी कि बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है कि कंपोस्ट जब बनता है किसी भी साग सब्जी का तो क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी कि ऊष्माक्षेपी यानी कि ऊर्जा का निष्कासन होता है। अब आइए डिस्पोजिशन रिएक्शन है कि वियोजन या अपघटन, डिकम्पोजिशन, यानी कि जो भी हम लोग कंपोजिशन रिएक्शन में पढ़े हैं उसका ठीक अपोजिट, यानी कि कंपोजिशन रिएक्शन में क्या पढ़े, दो या दो से अधिक पदार्थों मिलकर नया पदार्थ का बनता है, तो उसका उल्टा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन है वियोजन या अपघटन। अपघटन से ही क्या होता है, क्या होता है कि जब एक पदार्थ टूट कर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है, जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया या फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब कंपोजिशन रिएक्शन का ठीक उल्टा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में टूटना, कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम CaO और CO2 में टूटना, CaO और CO2 में, कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 का कैल्शियम ऑक्साइड CaO और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 में टूटना, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ये हमारा हो गया कौन सा रिएक्शन, वियोजन या अपघटन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। प्रकार उष्मीय वियोजन उष्मा द्वारा, उष्मीय वियोजन उष्मा द्वारा, विद्युत वियोजन विद्युत द्वारा, विस्मीय वियोजन उष्मा के द्वारा होता है, विद्युत वियोजन विद्युत द्वारा होता है, अब प्रकाश रासायनिक वियोजन प्रकाश द्वारा होता है। विशेष तथ्य, ये अभिक्रिया आमतौर पर उष्माशोषी होते हैं, यानी उष्मा अवशोषित होती है, यानी कि ये अभिक्रिया आमतौर पर उष्माशोषी होती है, यानी कि उष्मा का अवशोषण होता है। विघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। उष्माशोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया है, यानी कि इस अभिक्रिया में, जिन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उष्माशोषी अभिक्रिया एक लाइन में बोले तो क्या होता है कि ऊर्जा को एब्जॉर्ब करके तोड़ता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन। एक अधिक क्रियाशील तत्व जब अधिक क्रियाशील तत्व को उसके यौगिकों से विस्थापित कर दे, यानी कि अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को विस्थापित कर दे, अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को विस्थापित कर दे, फिर से अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को विस्थापित कर दे, अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को विस्थापित कर दे, फिर से अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को जब विस्थापित कर दे तो उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि प्लेस को डिस कर देगा, यानी कि डिस मतलब हटाना, प्लेस मतलब किसी के जगह को जब हटा देगा तो क्या हुआ, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। जैसे लोहे की कील तांबे की परत जमाना, जैसे कि जब लोहे की कील फेरस यानी कि लोहा तांबा को रिप्लेस कर देगा, अब तांबा को रिप्लेस करने के बाद खुद तांबा के जगह पे लोहा आ जाएगा। तांबे के जगह पे लोहा क्यों आएगा, क्योंकि लोहा तांबा से ज़्यादा क्रियाशील है, इसकी वजह से लोहा तांबा को हटा देगा। जब तांबा की जगह को हटा देगा, जब जहाँ से जगह को हटाया तो यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। देखिए अब यहाँ क्या मतलब, हमारा आयरन यानी कि FeCuSO4 के साथ जब अभिक्रिया करता है तो FeSO4 और Cu देता है, क्या देता है, Cu देता है, यानी कि Cu मतलब तांबा, कॉपर देता है। अब क्रियाशीलता श्रेणी एक सीरीज होता है, एक रिएक्टिविटी सीरीज, धातुओं की क्रियाशील श्रेणी का उपयोग करते यह निर्धारित किया जा सकता है कि कौन तत्व किसको विस्थापित करेगा। तो इसके लिए हम लोग एक अलग से देख लेंगे, एक अलग से शॉर्ट्स के माध्यम से देख लेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज कब कैसे याद करें।
टोटल रिएक्टिविटी सीरीज लगभग 16-17 हैं, और 17 को याद रखें तो लमसम एक क्वेश्चन हमेशा हर एनटीपीसी या फिर रेलवे के किसी भी एग्जाम में आता ही आता है, चाहे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो कि रिएक्टिविटी सीरीज से साइंस में साइंस का क्वेश्चन आता है। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक अभी था विस्थापन रिएक्शन, अब विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि वहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा था कि एक जगह एक तत्व दूसरे तत्व के जगह को बदल दे रहा था, यहाँ क्या होगा कि दोनों एक दूसरे के तत्वों को बदल देगा, दोनों एक दूसरे की जगह को बदल देगा। दो यौगिकों के आयनों का आदान प्रदान, दो यौगिकों के आयनों का आदान प्रदान, दो यौगिकों के आयनों का आदान प्रदान होता है। उदाहरण सोडियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट की अभिक्रिया Na2SO4 BaCl2 के साथ जब अभिक्रिया करता है तो BaSO4 और 2NaCl का निर्माण करता है, यानी कि बेरियम सल्फेट के सफ़ेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण करता है। BaSO4 के सफ़ेद अविलेय जो कि जो विलय नहीं होता है, नॉन सॉल्युबल अवक्षेप का निर्माण करता है BaSO4 बेरियम सल्फेट में। अवक्षेपण अभिक्रिया जो एक अविलेय पदार्थ बनाता है जिसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। आइए रेडॉक्स रिएक्शन क्या देखेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स में उपचयन अपचयन, उपचयन अपचयन, उप अप रेडॉक्स, उप अप रेडॉक्स, उप अप रेडॉक्स, उपचयन अपचयन, उपचयन अपचयन रेडॉक्स रिएक्शन। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीजन का जुड़ना हाइड्रोजन का हटना। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि उपचयन अपचयन दोनों साथ साथ होता है, यानी कि क्या होता है उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि एक ही अभिक्रिया का में एक ही रेडॉक्स रिएक्शन उसको कहते हैं जो एक ही रिएक्शन में, एक ही इक्वेशन में, एक ही समीकरण में क्या होता है कि उपचयन अपचयन दोनों एक साथ साथ होता है। अब देखिए उपचयन अपचयन क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब दोनों साथ साथ हो तो रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। देखिए नाम में छुपा हुआ है रेड ऑक्स, रिडक्शन ऑक्सीजन, रिडक्शन में से रेड ले लिया और ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन में से ऑक्स ले लिया, तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन जब साथ साथ होता है उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए कि हम लोग क्या होता है उपचयन, किसी पदार्थ का ऑक्सीजन में जुड़ना और हाइड्रोजन का घटना अथवा दोनों हो उसको अपचयन कहते हैं। या तो एक या तो दोनों या दोनों में से कोई एक या फिर दोनों हो तो उसको अपचयन कहते हैं। और अपचयन किसी पदार्थ की ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुटना। अगर ऑक्सीजन जुटेगा तो हाइड्रोजन घटेगा, हाइड्रोजन घटेगा तो ऑक्सीजन जुटेगा तो हाइड्रोजन घटेगा, ऑक्सीजन हटेगा तो हाइड्रोजन जुड़ेगा। इसको यही मतलब मान के चलता है। अब कैसे पहचानेंगे, तो ऑक्स मतलब ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जुटेगा तो हाइड्रोजन घटेगा। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्स मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगा हाइड्रोजन घटेगा। अब बचा रिडक्शन, यानी कि रेड क्या होता है रिडक्शन, रेड में क्या होता है कि ऑक्सीजन घटेगा और हाइड्रोजन जुटेगा। उदाहरण मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ संयोग, मैग्नीशियम के जब ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है, यानी कि मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ संयोग 2Mg + O2 तो 2MgO, 2Mg + O2 2MgO बन जाता है। यानी कि जब भी हम लोग मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तब हम लोग क्या बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ बनता है तो क्या बनता है, तो कॉपर प्लस हाइड्रोजन। तो इससे क्या पता चलता है कि देखिए इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन जुटा यानी कि देखिए मैग्नीशियम के साथ जब ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया कराता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, यानी कि ऑक्सीजन जुटा तो ऑक्सीडेशन। अगला यहाँ देखिए कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन के साथ जब हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो देखिए हाइड्रोजन में क्या हुआ कि ऑक्सीजन जुट गया तो ऑक्सीडेशन हुआ। फिर नीचे वाला देखिए कॉपर ऑक्साइड में Cu ऑक्सीजन घट गया यानी कि अपचयन, यानी कि क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब देखिए संक्षारण को इंग्लिश में कोरोजन कहते हैं। संक्षारण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन कहते हैं। अब देखिए जब कोई धातु ऑक्सीजन का अर्थात अम्लीय वातावरण संपर्क में आती है
तो उसके ऊपर एक कमज़ोर परत बनने लगती है, धातु का नाश होने लगती है, धातु का नाश होने लगती है, धातु का नाश होने लगती है, संक्षारण कहते कहा जाता है। यानी कि जब भी कोई धातु ऑक्सीजन और किसकी समझ ऑक्सीजन आर्द्रता और अम्लीय वातावरण, ऑक्सीजन आर्द्रता या अम्लीय वातावरण के संपर्क में आती है तो उससे उसके ऊपर एक कमज़ोर परत बन जाती है। कोई भी धातु के ऊपर जब 3 काम करता है, कौन कौन? ऑक्सीजन, आर्द्रता और अम्लीय वातावरण। ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्लीय वातावरण। ऑक्सीजन आए, आर्द्रता आए या फिर अम्लीय, इन तीनों के संपर्क में जैसे ही धातु आता है तो क्या होता है कि उस धातु के ऊपर एक कमज़ोर परत चढ़ जाता है और धातु का नाश होने लगता है। इसे संक्षारण कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में कोरोजन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कोरोजन कहते हैं हम लोग। आइए देखते हैं संक्षारण के कारण यानी कि ऑक्सीजन का संपर्क, ऑक्सीजन और पानी आर्द्रता के संपर्क में आने से धातु ऑक्साइड बनने लगती है। यानी कि ऑक्सीजन का संपर्क यानी कि ऑक्सीजन के संपर्क में आने से, अम्लीय वर्षा से, विद्युत अपघटन से, संक्षारण के ये सब कारण हैं। यानी कि ऑक्सीजन और पानी आर्द्रता के संपर्क में आने से धातु ऑक्साइड बनने लगता है। अब अम्लीय वर्षा का पानी धातुओं के साथ अभिक्रिया कर संक्षारण को बढ़ाता है। अम्लीय वर्षा का पानी धातुओं के साथ अभिक्रिया कर संक्षारण को बढ़ाता है। अम्लीय वर्षा का जो पानी होता है वो धातु पर जैसे पड़ता है तो उसके साथ अभिक्रिया करने लगता है। अब जैसे ही धातु के साथ अभिक्रिया किया और धातु के ऊपर एक परत बनाना सारा, उसी को हम लोग संक्षारण को क्या करता है? बढ़ाता है संक्षारण को। अम्लीय वर्षा संक्षारण को, कोरोजन को बढ़ाता है। विद्युत अपघटन, धातुओं की सतह पर उपस्थित इलेक्ट्रोलाइसिस जैसे नमक के कारण संक्षारण, विद्युत अपघटन, धातुओं की सतह पर उपस्थित इलेक्ट्रोलाइसिस के कारण जैसे नमक के कारण संक्षारण की प्रक्रिया तेज होती है। क्या होता है? विद्युत अपघटन में से कोरोजन का प्रक्रिया तेज हो जाता है। उदाहरण, लोहे का जंग लगना, चांदी पर काली परत चढ़ना और तांबे पर हरी परत बनना। तांबा पर हरा परत बनता है, चांदी पर काला परत बनता है और लोहे पर भूरा परत बनता है। लोहे पर भूरा, चांदी पर काला, लोहे पर भूरा। ये पूछता है कि लोहे पर भूरा रंग, उसको कोरोजन कहते हैं। चांदी पर काला परत बन जाता है, उसको कोरोजन कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। तांबे पर हरा परत। अब लोहे पर जंग लगना, जब लोहे का संपर्क ऑक्सीजन और पानी से होता है तो उस पर भूरे लाल रंग का जंग बन जाता है। तो उस पर भूरे लाल रंग का जंग बन जाता है। उस पर भूरे लाल रंग का जंग बनता है। तो उस पर भूरे लाल रंग का जंग बन जाता है जब ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में आता है लोहा। तो अब चांदी पर काली परत बनना, यानी कि चांदी की सतह पर वायु में उपस्थित चांदी की सतह पर वायु की उपस्थिति में सल्फर से प्रतिक्रिया के करने के कारण काली रंग का सिल्वर सल्फाइड बनाता है। यानी कि लोहा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके वो क्या बनाया था? तो भूरा कलर का बना दिया, तो उसको संक्षारण कहते हैं। संक्षारण भूरे लाल रंग का जंग बनाता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है। अब देखिए, अब चांदी काला क्यों हुआ? संक्षारण के कारण चांदी काला क्यों? क्योंकि चांदी की सतह पर वायु में उपस्थित सल्फर रहता है और चांदी सल्फर जब रिएक्ट करेगा तो वो काला बना देगा। वायु में होता है सल्फर और पायल चांदी का बना होता है, वो अक्सर काला हो जाता है क्योंकि वायु में उपस्थित सल्फर और चांदी रिएक्ट करता है। चांदी सल्फर काला बनाता है, चांदी सल्फर रिएक्ट करके काला बनाता है, चांदी सल्फर रिएक्ट करके काला। सल्फर कहाँ से आता है? तो वायु में उपस्थित रहता है सल्फर, तो उसमें चांदी और सल्फर रिएक्ट करके काला बनाता है। वो संक्षारण का उदाहरण है। तांबे में हरा परत बनना, तांबे में कार्बन डाइऑक्साइड की और आर्द्रता के संपर्क के कारण, यानी कि तांबा जो है कॉपर, वो हरा क्यों होता है? क्योंकि वो ऑक्सीजन कारण नहीं, बल्कि ऑक्सीजन कारण हो गया, लेकिन मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड और आर्द्रता के संपर्क में आने से तांबा क्या होता है? तांबा हरा परत बनाने लगता है। आने से हरा रंग की तांबे की कार्बोनेट परत बनती है। संक्षारण के नुकसान। अब धातुओं की
मजबूती कम हो जाती है। यानी कि सबसे पहले संक्षारण क्या हो, जब धातुओं पर क्या होता है कि हम लोग जब आर्द्रता और ऑक्सीजन की जब उस पर प्रकोप पड़ता है तो क्या होता है कि वो धीरे धीरे एक परत बनाने लगती है, और परत बना के उसको सबसे पहले क्या करता है कि धातुओं को कमजोर करता है, यानी कि मजबूती को खत्म करता है, कमजोर बनाता है। और क्या करता है, तो धातुओं के सौंदर्य को कम हो जाता है, यानी कि धातुओं की जो सुंदरता होती है, उसकी चमक जो होती है, उसको वो कम कर देता है संक्षारण। और संक्षारण से और क्या होता है, तो आर्थिक नुकसान भी होता है संक्षारण से, यानी कि कोरोजन से ये होता है। अब आइए अब देखते हैं हम लोग संक्षारण से बचाव के लिए क्या करना चाहिए, यानी कि हम लोगों को किसी भी धातु को संक्षारण कोरोजन से उसको कमजोर होने से बचाने के लिए क्या क्या उपाय हैं। तो उसको सबसे पहला उपाय है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, यस दलेपन, इसको अक्सर गैल्वेनाइजेशन के नाम से ही जाना जाता है। खास तौर पर लोहे के वस्तुओं पर जस्ता का परत चढ़ाई जाती है, यानी गैल्वेनाइजेशन में क्या किया जाता है, एक परत चढ़ाया जाता है किसका, तो जस्ता यानी कि जिंक का, जो लोहे को ऑक्सीजन और आर्द्रता से बचाती है। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग, धातुओं की सतह पर एक और धातु का परत चढ़ाई जाती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है कि धातु के सतह पर एक और धातु की परत चढ़ाई जाती है, जिससे धातु को संरक्षण मिलता है, जिससे धातु का संरक्षण मिलता है। रंग या पेंट या पेंटिंग, इसको रंग चढ़ा देना किसी भी धातु पर या फिर पेंट कर देना। धातुओं की सतह पर पेंट या रंग के की परत चढ़ाकर उसे संक्षारण से यानी कि कोरोजन से बचाया जाता है। तेल और ग्रीस का लेप, यानी कि ऑयलिंग और ग्रीजिंग, यानी कि मशीनरी और औजारों पर तेल लगाने से उन्हें जंग से बचाया जा सकता है। मशीनरी और औजारों पर तेल लगाने से उन्हें जंग से बचाया जा सकता है। यानी कि ओवर यू करके संक्षारण से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, तो धातु पर किसी चीज़ का लेप लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो क्या करे कि ऑक्सीजन से या फिर किसी भी अन्य धातुओं से वो रिएक्ट न कर सके। जब रिएक्ट नहीं होगा तो संक्षारण नहीं होगा, और संक्षारण नहीं होगा तो धातु कमजोर नहीं होगा, धातु कमजोर नहीं होगा तो धातु का चमकदार बना हुआ रहेगा और वो मजबूती बना हुआ रहेगा। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, आगे इसी चैप्टर का और पढ़ेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया।